चलिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नहीं, विद्यार्थीगण है ना। चलिए, अभी आप लोग कृपया शांति व्यवस्था बनाएं और जो बातें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी उसको जरा ध्यान से सुनने और समझने का काम करेंगे। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग एक नया विषय पढ़ने वाले हैं। जिस विषय की बात करेंगे वो विषय हम लोगों का होगा ज्योग्राफी। कौन सा विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। हम लोगों ने पिछले क्लास में जहां तक कंप्लीट किया था उसके आगे देखिए, आज के क्लास का जो विषय जो है हम लोगों का, वो विषय है ज्योग्राफी। आज के क्लास का विषय हम लोगों का ज्योग्राफी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बातों को ध्यान से समझिएगा। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है आपका रेगुलर कोर्स 2024-25 बैच का ये फर्स्ट क्लास होने वाला है। ये आज आपका डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। आज के क्लास का जो मुद्दा है वो है ज्योग्राफी को समझना। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान से बातों को समझेंगे। अगला 40 से 45 मिनट जो भी क्लास चलेगा उस क्लास को जरा गहराई से समझने का काम कीजिएगा। ऐसा पढ़िए बाबू कि दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, और ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको दूसरों को। ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको दूसरों को। ये कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ाई शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। अगर सबसे पहले इस ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इस ज्योग्राफी में पहला जो टर्म आता है कि ज्योग्राफी जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो। पहला जो शब्द है, देखो, बहुत सारी किताबें इसके बारे में अलग अलग मत में अलग अलग बातें लिखती है, जिसमें ज्योग्राफी, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल के नाम से जानते हैं, भूगोल कहा जाता है। अब समझो यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में कहा गया कि ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। कोई किताब ग्राफी लिखता है, कोई किताब लिखती है कि ज्योग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर के बना है। कोई किताब लिखती है कि ज्योग्राफी जो है ना जियो प्लस में ग्राफिका शब्द से मिलकर के बना है। तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्या है, मत है। किसके बारे में? ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। या तो आप जियो समझ लें, या ग्राफी, ग्राफोस या ग्राफिका, तीनों में से कोई एक, जो आपका दिल करे आप बोल सकते हैं। ओवरऑल बात ये करेंगे हम आपके साथ कि एनसीईआरटी 11th क्लास की लिखती है कि ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जियो प्लस में ग्राफोस। जियो का अर्थ जो होता है वो होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस, ग्राफी या ग्राफिका, तीनों का एक ही मतलब निकलता है, वर्णन करना। क्या निकलता है बताइए? वर्णन करना। और इस प्रकार से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ जो है वो हो जाएगा क्या? तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, ये ज्योग्राफी का कौन सा अर्थ होगा? शाब्दिक अर्थ। तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। अब एक बात समझ लेना, यहाँ पे ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है ना, इस ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग एक व्यक्ति ने किया था। उस व्यक्ति का नाम था इराटोस्थनीज। यानी कि ज्योग्राफी शब्द का पहला जो प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था इराटोस्थनीज। क्या नाम था? क्वेश्चन आएगा कि ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? इराटोस्थनीज ने
किया था। सेकंड नंबर बात आप समझें यहाँ पे कि ये जो ज्योग्राफी जो शब्द था ना, इसी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? एराटोस्थनीज ने। तो सर इसे क्या हम लोग भूगोल का जनक कहेंगे? जिस तरीके से इतिहास का जनक हम लोग किसको कहे थे? हेरोडोटस को। उसने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि ज्योग्राफी का जो जनक जो है ना, वो हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर शुरू तो उसने किया, पर इसका जिक्र क्यों? इसी ने सबसे पहले जो है हमें महासागरों के बारे में और सबसे पहले जो है महाद्वीपों के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट जो है दिया। यानी कि महासागरों और महाद्वीपों के बारे में जो कॉन्सेप्ट जो बताने का जो काम किया था, सबसे पहले वो किसने किया था? हिकेटियस ने किया था। और इस कारण से इसे ज्योग्राफी का जनक, फादर ऑफ जो है ज्योग्राफी कहा जाता है। किसको? हिकेटियस को। लेकिन अब प्रश्न आया कि सर आखिरकार इरेटोस्थनीज का भी तो कोई योगदान है। तो हाँ, योगदान है। तो सर उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्या कहा जाएगा? व्यवस्थित भूगोल का जनक। उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, व्यवस्थित भूगोल का जनक। ये जो व्यवस्थित भूगोल का जो जनक है, ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इरेटोस्थनीज को। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज। तो अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहेंगे, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब सुनो सर, ये जो हम लोग बात किए कि पृथ्वी का अध्ययन है, आखिरकार ये जो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आकार कैसा है? हमारी पृथ्वी प्रॉपर दिखती कैसी है? जैसे अभी एक लड़के ने कहा कि हमारी पृथ्वी जिसका कि आकार अंडाकार है। किसी ने कहा कि हमारी पृथ्वी की आकृति जो है वो संतरे के आकार की है। किसी ने कहा कि सर हमारे पृथ्वी की जो आकृति जो है ना, एक सेब की भांति दिखती है। देखिए बहुत सारे लोग आए और अलग अलग मत दिए। ये सारा मत केवल और केवल बच्चों को समझाने के लिए दिखाया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, है क्या? जो समझिए, हमारी पृथ्वी अगर बाबू पूर्ण रूप से गोलाकार होती, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर उस किसी गोला पे तुम पानी डालोगे तो पानी कहीं भी रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है आकृति उड़ा खाबड़ जैसा होगा। तो हाँ, बात यही है। हमारा जो है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति जैसा हम लोग समझते हैं वैसा नहीं है। हमारी पृथ्वी की आकृति बिल्कुल टेढ़ टाढ़ है। मतलब इस आकृति को भूभाग कहते हैं। कहीं गड्ढा है तो कहीं उभरा हुआ है। तो जो है ना, दिखाने में सरफेस पे एक बेहतर तरीका से हम दिखा सके, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि इस तरीके से हम मान लेते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी की जो आकृति जो होती है, इस आकृति को ज्यूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यूइड। ज्यूइड का अर्थ होता है भूआब। कहीं कहीं भूआब, कहीं कहीं भूआब। ये भूआब क्या होता है? भूआब हुआ आकृति होती है जिसमें ना तो पूर्ण रूप से गोलाकार होता है और ना ही पूर्ण रूप से जो है ना वो आकृति जिसमें कि हर एक एंगल, हाँ कहीं गड्ढा है, कहीं उड्डा है, कहीं गड्ढा है, कहीं उड्डा है, ठीक है। लेकिन एक राउंड फिगर माने हम लोग कि जहां जहां गड्ढा है वहां वहां भर दीजिए और जहां जहां उड्डा है वहां वहां हटा लीजिए। तो इस तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाया गया। बाद में ये कहा गया कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति जो है वो कैसी है? जियोइड। हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड। इसी जियोइड जो शब्द जो बना, अब समझो जियो से बना, जियो से शब्द बना जियोइड, जियो से ही शब्द बनेगा जियोग्राफी, और इसी जियो से ही शब्द बनेगा जिसका नाम है जियोलॉजी। अब यहां पे तीन चीजें हैं। जियो से बना जियोइड, जियो से बना
ज्योग्राफी, जियो से बना जियोलॉजी। अब यहां समझो जियोइड, ये हमारी पृथ्वी की आकृति है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं। दूसरा है ज्योग्राफी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं बच्चा बताओ, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगोल। तीसरा नंबर क्या है, जियोलॉजी, इसे हम लोग कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। क्या कहते हैं, अब यहाँ तीन कॉन्सेप्ट। भूआब क्या है, पृथ्वी की आकृति कैसी, भूआब जियोइड, ये हमारी हो गई पृथ्वी की आकृति। किसकी आकृति बताओ, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो भूआब है। अब एक बात समझिए, ये हमारी पृथ्वी की आकृति है, ये भूआब आप मान लीजिए एक राउंड फिगर में, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर जो जो धरातल पर जो घटनाक्रम घट रहा है, जैसे कहाँ नदी है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ झील है, कहाँ कौन से लोग रहते हैं, कहाँ कौन सा महाद्वीप है, कहाँ कौन सा देश है, वो कहाँ कृषि होती है, कहाँ पशुपालन अधिक होता है। अगर पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी घटनाएं हैं, वो सब घटनाक्रम का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो इसी घटनाक्रम को हम लोग कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं, भूगोल। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो भी कारक हैं, भौतिक कारक से संबंधित, वो सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, भूगोल में करते हैं। भूगोल पढ़ने का मतलब हम इतना समझते हैं बाबू, भगवान को पढ़ लेना। किसको पढ़ लेना, और ये भगवान में सबसे पहले भा से होता है भूमि को जानना, गा से गगन को पढ़ना, वा से वायु को पढ़ना, और नी का मतलब नीर अर्थात है जल को पढ़ना। अगर इतना पढ़ लिए मतलब कि आप भूगोल पढ़ लिए, यानी कि भूमि, गगन, वायु और नीर, ये आपका भूगोल का विषय होता है। बाद में बात करेंगे भूगर्भ शास्त्र का। अब देखो, पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे कि कहाँ पे जो है, यहाँ पे अब समझिएगा, कहाँ पे क्या है पृथ्वी के अंदर, यानी कि भूमि के गर्भ का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, जियोलॉजी। अब बताओ, ये क्या हो गया तुम्हारा, भूआब, ये भूगोल, और ये पृथ्वी की आकृति कैसी, भूआब। पृथ्वी के ऊपर का अध्ययन करेंगे तो भूगोल, और पृथ्वी के अंदर भाग का, आंतरिक भाग का, भूगर्भ शास्त्र। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हम अगर आप कभी यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस का एग्जाम देंगे, तो उस समय आपको ज्योग्राफी में एक ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट चूज करना होता है, और एक जियोलॉजी अलग सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो भूगोल जो है वो अलग है, और भूगर्भ शास्त्र जो है वो क्या है, अलग। जैसे तुम लोग को हम पढ़ाएं, भूकंप के बारे में पढ़ाए ना। अब बताओ, भूकंप का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत। तुम लोग को हम पढ़ाए थे क्रस्ट, मेंटल, कोर पढ़ाए थे, ये सब का अध्ययन कहाँ, भूगर्भ शास्त्र में। ये अलग बात है कि कुछ मोटे तौर पे हम लोग उसका अध्ययन हम लोग कहाँ कर लेते हैं, भूगोल में, वो अलग मैटर करता है। लेकिन विशेष रूप से इसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, भूगर्भ शास्त्र में करते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो इधर, हम लोगों को जो बात करना है आज का क्लास, वो बताओ जियोलॉजी पे आधारित है कि जियोग्राफी पे आधारित है। तो हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, यानी कि ओवरऑल हम लोग आज के क्लास में चर्चा किस पे कर रहे हैं, ज्योग्राफी पे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, बताओ ज्योग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल। और यानी कि हम लोग मानते हैं कि भूमि कैसन है, गोल। यही पहला कॉन्सेप्ट गलत है कि भूमि गोल नहीं है। यहां समझिए, भूगोल भूमि गोल नहीं, भूमि गोल नहीं, भूमि की आकृति भूआव, उसे जियोइड कहते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है। ये अलग बात है कि हमारा जो है ना, अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे आप,
तो वहां पे वो चीजें आपको अलग अलग वे में मिलेगी। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें आपके साथ, तो हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में आपको दिखाने का काम करेंगे। ये जो है हमारी क्या है बाबू, पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। और ये पृथ्वी के ऊपर, अब थोड़ा राउंड फिगर में ये देख लो, जहां जहां आपको नीला नीला कलर दिख रहा है वो तुम समझ लेना कि वहां पानी है। और जहां जहां आपको ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, स्थल है। यानी कि ये समुद्र है। और समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंडों को हम लोग क्या कहते हैं, तो महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप। अब महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 है। तो वो हम लोग अलग वे में उसको देखने का काम करेंगे। फिलहाल जो है हम लोगों को विषय जो है यहाँ पे है ज्योग्राफी का, कि ये है क्या। अभी अभी हमने जाना भूगोल के बारे में कि यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या पढ़े थे, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का क्या करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ए ज्योग्राफी। द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ए ज्योग्राफी। यानी कि हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। इसका साफ साफ मतलब क्या होगा वो समझिए। इसका पूर्ण रूप से मतलब केवल और केवल ये होगा बाबू कि भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल। भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूमि का अध्ययन भूगोल कहलाता है। यहाँ पे भूमि किसके संदर्भ में कहा गया, बताओ। पृथ्वी के संदर्भ में कहा गया कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब एक बात समझो, अगर हम इसकी बात कर लें कि भूमि का अध्ययन भूगोल कहलाता है, यहां तक तो बात बड़ा सिंपल है। लेकिन भूमि के नीचे का अध्ययन कि ऊपर का अध्ययन, अभी समझा है, ऊपर का अध्ययन। अब देखो यहां पे आप लोग 11th क्लास कंप्लीट करके 12th क्लास में आ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में लेसन नंबर फर्स्ट, हमने पूरे तरीके से आपको समझाया कि भूगोल है क्या, भूगोल की परिभाषा क्या है। और बहुत सारे लोगों ने आकर के भूगोल को परिभाषित भी किया था, जिसमें स्ट्रैबो से लेकर के और बहुत सारे भूगोलविद थे जिन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। अब देखो किसी ने अलग अलग वे में इसको परिभाषित किया। फिलहाल ये समझो कि जो भूगोल है इसको पूर्ण रूप से 2 शाखाओं में बांटते हैं। तो भूगोल की कितनी शाखा, 2। भूगोल की पूर्ण रूप से शाखा कितनी, 2 शाखा है। एक पहली शाखा जिसे कि हम लोगों ने भौतिक भूगोल कहा। कौन सा भूगोल, भौतिक भूगोल। और दूसरा जो है वो क्या है, मानव भूगोल। दूसरा कौन सा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भौतिक भूगोल जिसे कि हम लोग बच्चा फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। कौन सा ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का नाम क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सा ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए दूसरा नंबर बात करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बताओ ज्योग्राफी को कितने भाग में बांटा गया, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव। ये भौतिक भूगोल जिसे क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये भौतिक भूगोल पूर्ण रूप से 11th में पढ़ना था। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी ये 12th में पढ़ना है। किताब का नाम भी देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यानी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है,
ट्वेल्थ क्लास में अगर हम हैं तो बाबू क्या पढ़ना है, मानव भूगोल। लेकिन एक बात समझो, उसके पहले अभी हम चर्चा किए किसका, भौतिक भूगोल का। सर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, पहले दो क्वेश्चन जनक समझ लेते हैं, फिर परिभाषा पे चलते हैं। भौतिक भूगोल का जनक जो है वो पोलिडोनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पोलिडोनियस। और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैट जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रैट जेल, और एक है पोलिडोनियस। अब देखो दो व्यक्ति, एक है पोलिडोनियस और एक है रैट जेल। बाबू पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक हैं। याद रखना, भौतिक भूगोल में हम लोग पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मृदा के बारे में, भूमि के बारे में, जल के बारे में, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, ये सारी चीजें, या पूरा का पूरा जो है ना, हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये सारी की सारी बातें हम लोग कहाँ करते हैं, भौतिक भूगोल में। अब क्या है, मानव भूगोल में मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो सारे के सारे क्रियाकलाप का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। जैसे जनसंख्या कितनी है, कृषि कहाँ हो रहा है, पशुपालन कहाँ हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग जुड़े हैं, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, ये सारे के सारे, परिवहन, संचार, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कहाँ कवर अप करते हैं, मानव भूगोल में कवर अप करते हैं। अब हम आपसे फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे कि जो है भूगोल है क्या, लेकिन इस टर्म में पहले हम आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ सिलेबस आपको हम दिखा दें कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से लेसन्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। फिर हम चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ने और समझाने का काम आपके साथ दोबारा से करेंगे। अब देखिए आगे की बात कर रहे हैं आपके साथ, समझिएगा बाबू यहाँ पे जो समझाया जा रहा है। अब देखो सबसे पहली बात ये कि सर ये बताएं कि सिलेबस कौन कौन सा पढ़ना है। तो बाबू अगर हम बात करते हैं सिलेबस का तो जरा ध्यान दें, यहाँ पे कुल मिला करके जो किताबें जो हैं आपकी दो है। कितनी किताबें हैं, दो। और ये कौन कौन सी हैं ये जरा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये आपका लेसन नंबर जो है फर्स्ट है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का। लेकिन इसके पहले जरा हम देख लें किसका जो है सिलेबस क्या क्या है मानव भूगोल से संबंधित, उसकी बात कर लें। अब देखो ये आपका है मानव भूगोल के मूल्य सिद्धांत, ये ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ये पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर्स का डिस्कशन, या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसकी चर्चा हम आपके साथ एक बार कर लें। फिर जो है हम आपको चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ाने का काम करेंगे। ये जो है आपका एनसीईआरटी, अगर आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप पूर्ण रूप से इस बात को आप देखने का प्रयास कीजिएगा, जो समझिएगा कौन कौन से लेसन्स पढ़ने हैं। पहली चीज ये समझो, यहां से पहला लेसन है मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर, विषय क्षेत्र, कौन कौन से विषयों के बारे में आपको पढ़ना है, ये हो गया। लेसन नंबर 2 जो है वो आपका पढ़ना क्या है, विश्व में जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से सुनिए, इकोनॉमिक्स का जो टर्म पढ़े हैं उसका चैप्टर्स यहां से शुरू हो रहा है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, परिवहन, संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये लेसन्स हैं आपको पढ़ने किसमें, इकोनॉमिक्स में भी है और साथ ही साथ ज्योग्राफी में भी है। ये सेम क्वेश्चंस
सेम चैप्टर्स आपको पढ़ना है किसमें, तो इंडिया के संदर्भ में। जैसे अभी इंडिया के संदर्भ में पढ़ाएंगे जनसंख्या, यहाँ वर्ल्ड की जनसंख्या पढ़ाएं, बुक दो है ना, बुक फर्स्ट बुक के सेकंड, तो वर्ल्ड का जनसंख्या पढ़ें, वैसा ही सेकंड में जाएंगे तो किसका पढ़ लेंगे, इंडिया का जनसंख्या पढ़ेंगे। फिर जो है इसका भी मानव विकास, वहां भी मानव विकास ही रहेगा, सेम सेम। वहां प्राथमिक क्रिया, वहां कृषि रहेगा। द्वितीय क्रिया, वहां निर्माण एवं उद्योग रहेगा। तृतीय क्रियाएं परिवहन संचार व्यापार, वहां भी आपको मिलेगा। सेवा, वहां भी मिलेगा। तो मतलब ओवरऑल जो जो चैप्टर्स वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ने हैं ना, वही चैप्टर लगभग लगभग किस में पढ़ने हैं, इंडिया के संदर्भ में पढ़ने हैं। अब एक बात समझो कि सर इंडिया वाला का क्या क्या सिलेबस है, उसको भी आप हमको दिखाई दीजिए, तभी तो हम माने। तो अब देखो, जो इंडिया वाला का जो सिलेबस है ना, उसकी अगर हम चर्चा करें आपके साथ, तो ये समझ लेना कि उसका क्या क्या है। अब देखिए दोनों चीजें हैं, सिलेबस जो है आपका बिल्कुल सेम सेम आपको दिखेगा। देखिए बाबू, इसमें है ना फिर से जनसंख्या, घनत्व, वितरण और संगठन, जो चैप्टर उसमें वर्ल्ड में पढ़ना है, वो चैप्टर इसमें किसके बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में। यानी कि ज्योग्राफी को सिंपल सा वे में हम लोग दो भागों में रख सकते हैं। पहला जो हम लोगों का जो भाग होगा वो क्या होगा, तो उस भाग को हम लोग कहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा जो होगा क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन वर्ल्ड में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, और इंडिया में भी किसके बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ, 11th में। लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ भी हम पढ़ा देंगे, वो अलग बात करेगा। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं अगले टर्म पे, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट से। अगर हम लेसन नंबर फर्स्ट से चलें, तो लेसन नंबर फर्स्ट की हम आपके साथ बात करेंगे। और लेसन नंबर फर्स्ट आपका यहां से शुरू होता है, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। नहीं, अभी समझना है, लिखने की कोई जब लिखने का जरूरत रहेगा हम आपको खुद बोल देंगे कि बाबू यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए, अभी आपने जाना भूगोल के जनक कौन, हिकेटियस। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले कि व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज, ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, इराटोस्थनीज ने किया था। यहां तक कोई दिक्कत, नो। भूगोल कितने टर्म में, दो, एक और दूसरा मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। चलिए, हम लोग 12th में हैं और क्या पढ़ना है, मानव भूगोल। हालांकि कुछ कुछ टर्म चर्चा हम लोग कर लेंगे। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, लेसन नंबर फर्स्ट यहां से आपका शुरू होता है। अब जरा देखिए, पहली चीजें, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी क्या है, किसे कहते हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सुनिए, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइएगा, पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना। जो पृथ्वी का जो रूप बदल रहा है उसके बदलते रूप का वर्णन करना। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। एक खास बात, अगर आप ज्योग्राफी से एमए करते हैं तो आपकी डिग्री में एमएससी लिखाएगा, मास्टर ऑफ साइंस, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है कि आगे जाकर के कंप्लीट एकदम साइंस का रूप ले लेता है।
इसी कारण से भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की क्या कहते हैं, जननी। ये ज्ञान नहीं विज्ञान है। क्या है, विज्ञान। तो विज्ञान की शाखाओं की जननी किसको कहते हैं, भूगोल को। देखिए बाबू, जिंदा है तभी भी और मरने के बाद भी भूगोल हर समय आपको काम देगा। पर मरने के बाद क्या काम देगा, देखिए बाबू, मरने के काम क्या देगा, जो समझते हैं कहाँ आपको जलाना है, कहाँ दफनाना है, ये भी बातें कहाँ से हम लोग जानते हैं, भूगोल से ही, क्योंकि वो जगह की बात करता है। इस कारण से भूगोल की दो शाखाएं अभी हमने चर्चा किया, भौतिक भूगोल और कौन सा, मानव भूगोल की कितनी शाखा, पहला, दूसरा, मानव। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं समझिएगा। भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है या धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, पोलिडोनियस को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल की बात करते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल, कौन सा भूगोल, कौन सा भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है, जो मानव के द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। तो अभी अभी हमने समझाया कि मानव भूगोल मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है उसके अंतर संबंधों का क्या है, अध्ययन है। मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं, रैट जेल को कहते हैं। मानव भूगोल का जनक रैट जेल को कहा जाता है। आगे सुनिए, देखिए बाबू, दो बातें। एक, प्रॉपर एनसीईआरटी, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड से लेकर के आपका तेलंगाना बोर्ड तक, कुछ भी आप हैं, भारत के स्टूडेंट अगर आप हैं, हिंदी माध्यम में अगर पढ़ रहे हैं, तो ये सेम ही चीजें आएंगी, लेकिन बदलाव होता है थोड़ा सा पैटर्न कहाँ, जो समझिए। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जैसे मान के चलो कि इतिहास में, भूगोल में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पीछे में, जरूरी नहीं है ना कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस ही बोर्ड पूछे, वो से क्वेश्चन ही पूछेगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये बात समझिए। तो प्रश्नों के जो है ना प्रारूप को समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्नों के प्रारूप को समझने का काम कीजिएगा। इसका पता आपको कल के टेस्ट में थोड़ा थोड़ा एहसास होगा तो चलेगा। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का क्या कराता है, बोध कराता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का क्या कहलाता है, अध्ययन। भूगोल किस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो हमने 11th में भी आपको पढ़ा रखा था कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि जीवों का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा बढ़ी, लोगों की इस विषय में जिज्ञासा क्या हो गई, बढ़ गई। अब बताओ, मानव भूगोल का जनक रैट जेल, याद कैसे रखेंगे, मानव ने रैट मतलब चूहा को जेल में डाल दिया, मानव ने चूहा को जेल में क्या किया, तो मानव भूगोल का जनक रैट जेल, रैट, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक रैट जेल। आगे सुनिए, एक क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, उसको समझिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि रैट जेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल, एक बार बच्चा गलती कर दिया, हम उसको पढ़ाएं कि मानव भूगोल का जनक रैट जेल को कहते हैं,
क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो लड़का कंफ्यूज नहीं करना है, सेम है। आधुनिक बोले या केवल मानव भूगोल बोले, जनक कौन होगा, रैट जेल। तो बताओ कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक आपको समझने में, नहीं ना। अब देखिए, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य। अगर मानव को जीवित रहना है तो उसे अपने आसपास के वातावरण से सहयोग प्राप्त करना ही होगा। बात समझ में, अनिवार्य है। ये जो रैटजेल थे, उन रैटजेल की एक बड़ी ही प्यारी शिष्या थी। शिष्या मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ, उनकी एक स्टूडेंट थी। और हाँ, चेला और चेली, तो चेली थी, है ना। अब देखो, उनका नाम था कुमारी सैंपल, या कहीं कहीं उन्हें एलेन सैंपल भी कहा जाता है। जैसे देखो, अब हमारे कोचिंग में भी कोई लड़की है, जैसे वो लड़की सिंपी, उसको सिंपल बोल सकते हैं आप। सिंपल के जगह उसको आप सैंपल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सैंपल बोल सकते हैं। सैंपल जो है ना, क्या है समझिएगा, कुमारी सैंपल, इसका नाम है कुमारी सैंपल। अब समझिएगा, यहां पे ध्यान से दो बातें ध्यान दो। कुमारी सैंपल जो कि रैट जेल की शिष्या थी। ये जो रैट जेल जो है ना, ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। इनकी शिष्या है कुमारी सैंपल, एलेन सी सैंपल। इन्होंने मानव भूगोल का परिभाषा दिया। क्या दिया समझिएगा, इन्होंने कहा भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदान संसाधन का उपयोग। दोबारा समझिए, भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रदान का उपयोग करके गांव, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया। इन्होंने कहा मानव किसी चीज का उत्पादन नहीं किया। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो उत्पादन का कॉन्सेप्ट आएगा। मार्शल महोदय कहेंगे कि मानव किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करता, बल्कि जो चीजें प्रकृति में उपलब्ध है, उसे प्रकृति में उपलब्ध जो चीजें हैं उसी की गुणवत्ता को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है बताओ, मानव कर रहा है। अब सुनिए, यहां पे जो भी भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदान संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके मानव के द्वारा गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क तथा भौतिक संस्कृति वाली चीजों को बनाया गया। किसको, भौतिक संस्कृति की चीजों को किसके द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा। और वो वस्तुएं प्रदान कौन किया, भौतिक पर्यावरण, नेचर ने प्रदान किया। अब सुनो इधर, एलन सी सैंपल रेडजेल के एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो कहा गया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड थोड़ा सा चेंज करके देगा। क्या देगा, जो समझो। क्वेश्चन देगा कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते संबंधों का अध्ययन है। तो यह कथन किसका है बाबू, एलन सी सैंपल, इन्हें कुमारी सैंपल भी कहा जाता है। बस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
मानव भूगोल के इतिहास की बात कीजिएगा कि सर मानव भूगोल कहाँ से शुरू होता है, मानव भूगोल का हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में समझाइए। अगर हम मानव भूगोल की बात करें या मानव भूगोल की हिस्ट्री की बात करें तो समझिएगा क्या है इसका इतिहास। मानव भूगोल का इतिहास की अगर बात करते हैं तो मानव भूगोल का उद्भव मनुष्यों और पर्यावरण के बीच बातचीत। सर बातचीत कैसे? आदमी पहले जंगलों से भी, पेड़ पौधों से भी क्या करता था? बातचीत कर लेता था। अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ हुआ। पहली चीज बातचीत, मानव प्रकृति के अनुकूल रहने लगा, उसके साथ एडजस्टमेंट कर लिया, समायोजन कर लिया और संशोधन, रिसर्च करना जब शुरू कर दिया तभी से मानव भूगोल का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब उसके बाद में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई है। देखो बाबू, हमारे यहाँ इतिहास का पता बाद में चला जब हम लोगों ने उसका क्या क्या उत्खनन किया। जब हमने उसका उत्खनन किया तभी हमें जो है क्या, किसका पता चला? उसके इतिहास का पता चला। आगे बात करते हैं। यात्रियों के द्वारा अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज, यात्रियों के द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ क्या की? बातचीत की। अब समझिए, ये विभिन्न समाजों के साथ बातचीत, एक समाज दूसरे समाज से बातचीत किया कि आप कैसे रहते हैं, आप कैसे, आपका रहने का ढंग है, आपकी संस्कृति कैसी है, आप कौन से भगवान को पूजते हैं, किसको मानते हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ये सब की शुरुआत वहां से होती है। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा आई। ये नया दृष्टिकोण जन्म लिया जिसमें मानवतावादी विचारधारा की बात की गई। विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। बहुत सारे लोग, विचार आपको कहाँ मिलेंगे? विचार आपके स्कूल में मिलेंगे, आपके कोचिंग सेंटर में मिलेंगे, कभी कभी चलते चलते रोड पे जिन दृश्यों को आप देखते हैं उससे भी आपके मन में कुछ क्या आ सकता है? विचार आ सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में, क्लास को हम लोग यहीं तक स्थगित करते हैं। विशेष बातें कल के क्लास में करेंगे।